Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study Time with Priyanka. So today in this video we are going to continue your 8th chapter of class 12 history book, that is Peasants, Zamindar and the State. So ये वीडियो इस चैप्टर का थर्ड पार्ट है एंड आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के थर्ड एंड फोर्थ टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं. सो टॉपिक को डिस्कस करने से पहले आई होप कि आप लोगों ने इस चैप्टर के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को ज़रूर देखा होगा, बट अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैप्टर के प्रीवियस पार्ट को नहीं देखा है देन लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो टॉपिक नंबर फर्स्ट में हम लोगों ने पीजेंट्स के बारे में डिस्कस किया था एंड उनके द्वारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन किया जाता था उसके बारे में डिस्कस किया था. एंड टॉपिक नंबर सेकंड में हम लोगों ने विलेज कम्युनिटी के बारे में डिस्कस किया था. विलेज कम्युनिटी में रहने वाले जो 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स थे, दैट इज़ द कल्टिवेटर्स, द पंचायत एंड द विलेज हेडमैन. सो इनके बारे में हम लोगों ने बहुत ही डिटेल वे में सेकेंड टॉपिक में डिस्कस किया था. सो नाउ अब हमारा इस चैप्टर का जो थर्ड टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है वेमेन इन एग्रीगेंट सोसाइटी. सो इस टॉपिक में हम लोग एग्रीकल्चरल सोसाइटी में वेमेन का जो कंडीशन था, वेमेन का जो रोल था उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. सो जब भी हम लोग किसी भी टाइम पीरियड के सोसाइटी को स्टडी करते हैं, उस टाइम पीरियड के सोसाइटी के बारे में जानते हैं, सो उस सोसाइटी में वेमेन का क्या रोल होता था, वेमेन का कैसा कंडीशन होता था. सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है स्टडी करने के लिए. सो इस चैप्टर में भी हम लोग जिस टाइम पीरियड के सोसाइटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, सो उस सोसाइटी में वेमेन का कैसा कंडीशन होता था, क्या रोल होता था, सो ये सब कुछ हम लोग टॉपिक नंबर थर्ड में डिस्कस करने वाले हैं. सो नाउ अब बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग थर्ड टॉपिक को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. सो जैसे कि हम लोगों ने ज़्यादातर सोसाइटीज़ में ही देखा है कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, जो एक्टिविटी होता है, उसमें मैन एंड वेमेन दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं. दोनों ही अपना अपना स्पेसिफिक रोल्स को परफॉर्म करते हैं, यानी कि मैन एंड वेमेन दोनों ही अपना अपना काम करते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में. सो इस चैप्टर में हम लोग जिस टाइम पीरियड की सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं, सो उस सोसाइटी में भी जो वेमेन होती थी वो मैन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर फील्ड में वर्क करती थी, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन किया करती थी ना. नेक्स्ट अगर हम लोग मैन एंड वेमेन के वर्क के बारे में डिस्कस करें कि वो लोग एग्रीकल्चरल फील्ड में कौन से सेपरेट वर्क्स या फिर सेपरेट रोल्स को परफॉर्म करते थे. सो मैन के द्वारा जनरली फील्ड को टिल किया जाता था एंड फील्ड में प्लाइंग किया जाता था, यानी कि फील्ड में हल चलाने का जो काम होता था, फील्ड में जुताई करने का जो काम होता था, ये खासकर मैन के द्वारा ही किया जाता था ना. नेक्स्ट अगर हम लोग वेमेन की वर्क की बात करें, सो खेतों में बीज को बोने का जो काम होता था ये वुमेन के द्वारा किया जाता था. इसके अलावा वेडिंग का जो प्रोसेस होता था, यानी कि अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव करने का जो प्रोसेस होता था, ये भी वुमेन के द्वारा ही किया जाता था. साथ ही साथ हार्वेस्ट, यानी कि जो भी प्रोडक्शन होता था, सो हार्वेस्ट का थ्रेशिंग, यानी कि जो भी ग्रेन्स होता है, सो उसके आउटर कवरिंग को रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है उसी को थ्रेशिंग कहा जाता है. सो ये वर्क भी वेमेन के द्वारा किया जाता था. साथ ही साथ विनोड का जो प्रोसेस होता था, सो वो भी वेमेन के द्वारा किया जाता था. सो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में मैन एंड वेमेन दोनों ही काम किया करते थे, दोनों ही अपने अपने स्पेसिफिक रोल्स को परफॉर्म करते थे, दोनों ही अपना अपना सेपरेट काम करते थे ना. नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि जैसे जैसे न्यूक्लिएटेड विलेजेस का ग्रोथ हुआ, जैसे जैसे इंडिविजुअल पीजेंट फार्मिंग का एक्सपेंशन हुआ, सो वैसे वैसे जेंडर सेग्रेशन का जो प्रोसेस था वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होने लगा. जेंडर सेग्रेशन यानी कि जेंडर के बेसिस पे लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करना, लोगों को सेपरेट करना. सो जैसे कि हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में भी डिस्कस किया था कि जितने भी एग्रीकल्चरल लैंड थे, सो उन सारे एग्रीकल्चरल लैंड में हमें इंडिविजुअल ओनरशिप देखने को मिलता था, ना कि कलेक्टिव ओनरशिप. सो कोई भी अगर पर्टिकुलर फील्ड है, उस फील्ड के ऊपर किसी एक व्यक्ति का इंडिविजुअल ओनरशिप है, दैट मीन्स कि वो जो व्यक्ति है वो अकेले उस पूरे ही फील्ड में काम करेगा. एंड एक पीजन के लिए अकेले पूरी ही एग्रीकल्चर फील्ड में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करना, कल्टीवेशन करना पॉसिबल नहीं होता था. सो इसी वजह से पीजन का जो एंटायर हाउस होल्ड, यानी कि पीजन का जो एंटायर फैमिली होता था, जितने भी फैमिली मेंबर्स होते थे, वे लोग भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की एक्टिविटी में अपने लेबर सर्विस को प्रोवाइड करते थे. सो इसी वजह से जेंडर सेग्रेशन का जो प्रोसेस था वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था. वेमेन को एग्रीकल्चरल फील्ड में वर्क करना ही पड़ता था, क्योंकि पीजेंट्स अकेले उस फील्ड में कल्टीवेशन नहीं कर सकता था. सो पीजेंट चाहे या फिर ना चाहे उन्हें वेमेन का हेल्प लेना ही पड़ता था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, क्योंकि उस टाइम पीरियड के दौरान हमें जनरली इंडिविजुअल ओनरशिप ही देखने को मिलता था लैंड में. सो इसी वजह से जेंडर सेग्रेशन का जो प्रोसेस था वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था. आई होप कि आपको ये पॉइंट बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा ना. नेक्स्ट हमें वेमेन के रोल के बारे में बता रखा है कि एग्रीगेंट सोसाइटी में वेमेन कौन से रोल को परफॉर्म करती थी. सो वेमेन के द्वारा बहुत ही ज़्यादा आर्टिसनल टास्क को किया जाता था, आर्टिसनल वर्क को किया जाता था.
जैसे कि फॉर एग्जांपल स्पिनिंग यार्न यानी कि धागे को क्रिएट करने का जो काम होता था ये वेमेन के द्वारा किया जाता था। इसके अलावा पोट्री बनाने के लिए जिस मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता था, सो उस मिट्टी को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना, ये काम भी वेमेन के द्वारा किया जाता था। इसके अलावा एम्ब्रॉयडरी यानी कि किसी भी टेक्सटाइल में डिजाइन्स को बनाने का जो काम होता था ये भी वेमेन के द्वारा किया जाता था। सो ये सारे ही जो आर्टिशनल टास्क है, ये सारे जो आर्टिशनल वर्क है, सो इन सारे ही चीज़ों के प्रोडक्शन के लिए वेमेन लेबर का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ता था, फीमेल लेबर का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ता था। ये सारी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ फीमेल लेबर के ऊपर ही डिपेंडेंट होते थे। ना नेक्स्ट अगर हम लोग वेमेन के दूसरे इंपॉर्टेंट रोल की बात करें, सो जो पीजन एंड जो आर्टिशन वेमेन होती थी वे लोग ना सिर्फ अपने फील्ड में अपने खेतों में काम करती थी, बल्कि अपने एम्प्लॉयर्स के घरों में भी काम करती थी एंड इनफैक्ट मार्केट भी जाती थी अगर जरूरी होता था। एंड इन सब के अलावा वेमेन को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स माना जाता था एग्रीरियन सोसाइटी में, बिकॉज दे वे चाइल्ड बेरर्स इन अ सोसाइटी विच डिपेंड्स ऑन लेबर। यानी कि वेमेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स होती थी, क्योंकि वेमेन के पास ये एबिलिटी होता था कि वेमेन चाइल्ड को बर्थ दे सकती है, चाइल्ड को जन्म दे सकती है। एंड जैसे कि उस टाइम पीरियड का जो सोसाइटी था वो सोसाइटी लेबर के ऊपर ही डिपेंड होता था। उस सोसाइटी में खासकर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता था एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के वर्क को करने में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती थी, ज़्यादा से ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती थी। सो इसी वजह से वेमेन को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स माना जाता था, क्योंकि वेमेन के पास ये एबिलिटी होता था कि वो चाइल्ड को बर्थ दे सकती थी। सो ये था वेमेन का कुछ इंपॉर्टेंट रोल जो कि वो एग्रीरियन सोसाइटी में परफॉर्म करती थी। ना नेक्स्ट हमें वेमेन के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, जो भेदभाव किया जाता था, सो उसके बारे में बता रखा है। सो वेमेन के बायोलॉजिकल फंक्शन को लेकर वेमेन के साथ बहुत ही ज़्यादा भेदभाव किया जाता था, वेमेन के साथ अनफेयर ट्रीटमेंट किया जाता था। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग वेस्टर्न इंडिया की बात करें, सो एक मेंस्ट्रुएटिंग वेमेन को यानी कि एक ऐसी वेमेन जिसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रहा होता है, पीरियड चल रहा होता है, सो उस वेमेन को प्लाव यानी कि हल को टच करने के लिए अलाउ नहीं किया जाता था, साथ ही साथ पोटर व्हील को टच करने के लिए भी अलाउ नहीं किया जाता था। अगर हम लोग बंगाल की बात करें, सो एक मेंस्ट्रुएटिंग वेमेन को बीटल लीव्स यानी कि पान का जो बगीचा होता था, सो उस बगीचे में एंटर करने के लिए अलाउ नहीं किया जाता था। ना नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि उस टाइम पीरियड के दौरान वेमेन का जो मॉर्टिलिटी रेट था यानी कि वेमेन का जो डेथ रेट था वो बहुत ही ज़्यादा हाई था। सो किन सारे रीजंस की वजह से वेमेन का बहुत ही ज़्यादा हाई मॉर्टिलिटी रेट या फिर डेथ रेट था। सो पहला जो रीज़न है वो है मल न्यूट्रिशन, यानी कि वेमेन फिजिकली बहुत ही ज़्यादा वीक हुआ करती थी, वेमेन को अच्छा खाना नहीं मिलता था, सो इस वजह से वेमेन का डेथ हो जाता था। दूसरा रीज़न है फ्रिक्वेंट प्रेगनेंसीज, यानी कि लगातार वेमेन प्रेग्नेंट होती थी, सो इस वजह से भी वेमेन का बहुत ही जल्दी डेथ हो जाता था। एंड जैसे कि उस टाइम पीरियड के दौरान बहुत ही कम एज में वेमेन का शादी कर दिया जाता था, सो इस वजह से लगातार जब वो प्रेग्नेंट होती थी, सो इस वजह से भी फिजिकली वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती थी एंड उनकी मृत्यु हो जाती थी। ना अगर हम लोग तीसरे रीज़न की बात करें, सो तीसरा रीज़न है कि जब वेमेन चाइल्ड को बर्थ देती थी, सो उस प्रोसेस में भी कई सारी वेमेन का डेथ हो जाता था। सो उस टाइम पीरियड में हॉस्पिटल में तो चाइल्ड का बर्थ होता नहीं था, जो नॉर्मल प्रोसेस होता है, जो नेचुरल प्रोसेस होता है, उसी के थ्रू चाइल्ड बर्थ होता था। सो उस दौरान भी कई सारी वेमेन का डेथ हो जाता था। सो इन सारे रीजंस की वजह से ही उस टाइम पीरियड में वेमेन का जो मॉर्टिलिटी रेट था वो बहुत ही ज़्यादा हाई रेट था। सो अगर वेमेन का जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, अगर वेमेन का डेथ बहुत ज़्यादा हो रहा है, दैट मीन्स कि उस टाइम पीरियड में वाइफ्स की भी बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज थी, पत्नियों की भी बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज थी। ना नेक्स्ट अगर हम लोग थर्ड डिस्क्रिमिनेशन की बात करें, सो उस टाइम पीरियड में जो सोशल नॉर्म्स थे यानी कि सोसाइटी में जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे, सो उसके अकॉर्डिंग हाउस होल्ड यानी कि घर परिवार का जो हेड होता था, सो वो एक मेल ही होता था, एक पुरुष ही होता था। सो वेमेन को बहुत ही स्ट्रिक्ट कंट्रोल में रखा जाता था फैमिली के मेल मेंबर के द्वारा। फैमिली में जो भी पुरुष होते थे, जो हस्बैंड होते थे, वो अपनी वाइफ को बहुत ही स्ट्रिक्ट कंट्रोल में रखा करते थे। एंड अगर हस्बैंड को कभी भी ये लगता था, अगर हस्बैंड कभी भी ये शक करता था कि उसकी जो वाइफ है, सो उसकी वाइफ उसको चीट कर रही है, इनफिडेलिटी का मतलब होता है चीट करना, धोखा देना। सो अगर हस्बैंड को कभी भी ये लगता था कि उसकी जो वाइफ है वो उसको चीट कर रही है, अगर उसकी वाइफ का किसी और के साथ अफेयर है, सो ऐसे सिचुएशन में जो हस्बैंड होते थे वो अपने वाइफ को बहुत ही हार्श पनिशमेंट दिया करते थे, वेमेन के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा ट्रीटमेंट किया जाता था, उनको मारा पीटा जाता था। सो उस टाइम पीरियड के सोसाइटी में वेमेन के साथ कुछ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, उस टाइम पीरियड की सोसाइटी में वेमेन का कुछ ऐसा कंडीशन होता था। ना नेक्स्ट हमें कुछ न्यू सोशल कस्टम के बारे में बता रखा है। सो जनरली पीजन एंड आर्टिशन कम्युनिटीज में रहने वाले जो लोग होते थे, सो उन सारी कम्युनिटीज में हमें न्यू सोशल कस्टम का इमर्जेंस देखने को मिला।
एंड ये जो न्यू सोशल कस्टम था, ये खासकर सोसाइटी में रहने वाले जो एलाइड ग्रुप्स होते थे, जो ऊंचे वर्ग के लोग होते थे, ये जो न्यू सोशल कस्टम था ये प्रिवलेंट नहीं होता था, ये प्रैक्टिस नहीं किया जाता था। सो जैसे कि लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस किया कि वेमेन का जो मॉर्टेलिटी रेट था वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो चुका था, इसकी वजह से वेमेन का बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज हो गया था, वाइफ का बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज हो गया था। सो इसी वजह से कहीं ना कहीं पीजन एंड आर्टिशन कम्युनिटीज़ में कुछ न्यू सोशल कस्टम का इंट्रोडक्शन होता है, इमरजेंस होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो पहला न्यू सोशल कस्टम था वो था दैट मैरिजेस इन मेनी रूरल कम्युनिटीज, गांव में रहने वाले कई सारे ऐसे रूरल कम्युनिटीज थे जिन सारे कम्युनिटीज में जो शादी होता था, सो शादी के दौरान जो हस्बैंड होते थे वही ब्राइड प्राइस पे किया करते थे, यानी कि जो दूल्हा होता था वही ब्राइड के फैमिली को यानी कि दुल्हन के फैमिली को कुछ पैसा दिया करते थे, कुछ प्राइस पे किया करते थे दुल्हन के साथ शादी करने के लिए, क्योंकि उस टाइम पीरियड में वेमेन का बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज आ गया था, बहुत ही ज़्यादा कमी हो गई थी। सो जनरली हमें क्या देखने को मिलता है कि जो ब्राइड फैमिली होता है, दुल्हन का जो परिवार होता है वही हस्बैंड को यानी कि दूल्हे को डाउरी दिया करते हैं, उनको दहेज दिया करते हैं। बट न्यू सोशल कस्टम्स के अकॉर्डिंग जो दूल्हा होता था वही ब्राइड के फैमिली को पेमेंट दिया करता था ब्राइड के साथ शादी करने के लिए। सो ये था पहला न्यू सोशल कस्टम ना। अगर हम लोग दूसरे न्यू सोशल कस्टम की बात करें, सो ऐसी वेमेन जिनका डिवोर्स हो गया है या फिर ऐसी वेमेन जो कि विडो होती थी, विधवा होती थी, सो वे सारी वेमेन भी रीमैरिज कर सकती थी, दोबारा से शादी कर सकती थी। एंड इस चीज़ को लेजिटिमेट किया गया, यानी कि इस चीज़ को लीगली एक्सेप्ट किया गया। सो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड एक बहुत ही बड़ा न्यू सोशल कस्टम था। इसके अलावा वेमेन को इसलिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता था क्योंकि वेमेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव फोर्स होती थी, यानी कि वेमेन के पास ये एबिलिटी होता था कि वो रिप्रोड्यूस कर सके, वेमेन ही चाइल्ड को बर्थ दे सकती थी। सो इस वजह से भी वेमेन का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस था। एंड कहीं ना कहीं इस वजह से जो मेल मेंबर होते थे घर में, जो पुरुष होते थे, वो वेमेन को कंट्रोल करके रखना चाहते थे। एंड कहीं ना कहीं मैन के मन में ये डर होता था कि अगर उनका जो कंट्रोल है वो वेमेन के ऊपर से हट जाए, देन कहीं ना कहीं उनका जो कंट्रोल होगा रिप्रोडक्टिव फोर्स के ऊपर वो भी हट जाएगा। सो इस वजह से भी मैन अपनी वाइफ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंट्रोल किया करते थे। सो ये हमने कुछ न्यू सोशल कस्टम की बात की ना। नेक्स्ट हमें बता रखा है अबाउट द स्ट्रगल फॉर जस्टिस, यानी कि वेमेन के द्वारा जो स्ट्रगल किया जाता था जस्टिस को पाने के लिए, न्याय पाने के लिए। सो अगर हम लोग कुछ वेस्टर्न इंडियन स्टेट की बात करें जैसे कि राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र, सो इन सारे वेस्टर्न इंडियन स्टेट में हमें जो डॉक्यूमेंट्स मिला है, सो उन सारे डॉक्यूमेंट्स के थ्रू हमें ये पता चला है कि उस टाइम पीरियड में इन सारे स्टेट में रहने वाली जो वेमेन थी वे लोग विलेज पंचायत में जाकर पटिशन फाइल करती थी, यानी कि वो लोग विलेज पंचायत में जाकर रिक्वेस्ट करती थी सीकिंग रिड्रेस एंड जस्टिस, यानी कि अपने अधिकार के लिए, अपने जस्टिस के लिए, अपने न्याय के लिए वो लोग विलेज पंचायत में जाके कंप्लेन करती थी। सो जनरली वेमेन कौन से कंप्लेन जाके किया करती थी विलेज पंचायत में? सो वेमेन प्रोटेस्ट करती थी अगेंस्ट द इनफिडेलिटी ऑफ देयर हस्बैंड, यानी कि वेमेन के जो हस्बैंड होते थे, अगर वो वेमेन को धोखा दे रहा है, अगर वो वेमेन के साथ चीट कर रहा है, अगर उनका किसी दूसरे के साथ अफेयर होता था, सो इसके अगेंस्ट में वेमेन प्रोटेस्ट करती थी और इसके अगेंस्ट में वेमेन विलेज पंचायत में जाकर कंप्लेन करती थी। इसके अलावा हाउस होल्ड का जो मेल हेड होता था, जो हस्बैंड होता था, अगर वो अपनी वाइफ एंड अपने चिल्ड्रन को नेग्लेक्ट कर रहा है, यानी कि उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है, जो ज़रूरतें है, उसको पूरा नहीं कर रहा है, सो इसके प्रोटेस्ट में भी वेमेन जाके विलेज पंचायत में कंप्लेन किया करती थी। बट इन सारे प्रोटेस्ट के बावजूद भी जनरली मेल का जो इनफिडेलिटी होता था उसको पनिश नहीं किया जाता था इवन बाय द विलेज पंचायत। सो अगर मेल मेंबर के द्वारा वेमेन को चीट किया जा रहा है, वेमेन के साथ धोखा किया जा रहा है, सो इसको जनरली पनिश नहीं किया जाता था ना। नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि ज़्यादातर केसेस में हमें ये देखने को मिला है कि विलेज पंचायत में वेमेन के द्वारा जो पटिशन किया जाता था, जो कंप्लेन किया जाता था, सो उस रिकॉर्ड में हमें वेमेन का नाम देखने को नहीं मिलता है। जनरली जो भी पटिशनर होती थी, यानी कि जो भी वेमेन होती थी जो कि रिक्वेस्ट करती थी, कंप्लेन करती थी विलेज पंचायत में जाके, सो उनके नाम के बदले में उनके घर का जो भी मेल हेड होता था, सो उसके नाम के बेसिस पे उनका नाम लिखा जाता था। जैसे कि फॉर एग्जांपल मदर ऑफ समवन, जनरली वो अपना नाम नहीं लिखती थी, अपना नाम नहीं बताती थी, बल्कि अपने बेटे के नाम के थ्रू वो अपने आप को आइडेंटिफाई करती थी, जैसे कि मैं उस व्यक्ति की माँ हूँ, या फिर उस व्यक्ति की सिस्टर हूँ, या फिर उस व्यक्ति की वाइफ हूँ। सो इस तरीके से वेमेन का नाम हमें रिकॉर्ड में देखने को मिलता है, उनका जो ओरिजिनल नेम होता था वो हमें रिकॉर्ड में नहीं देखने को मिलता है। सो इस तरीके से वेमेन अपने जस्टिस के लिए, अपने न्याय के लिए स्ट्रगल करती थी ना। नेक्स्ट हमें वेमेन के कुछ राइट्स के बारे में भी बता रखा है। सो जनरली जो लैंडेड जेंट्री होता था, यानी कि जो एरिस्टोक्रेटिक फैमिली होता था, जिन सारे फैमिलीज के पास काफी सारे लैंड होते थे, सो वैसे फैमिलीज में हमें ये देखने को मिला है कि वेमेन के पास लैंड को इनहेरिट करने का राइट होता था, प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने का राइट होता था, यानी कि कोई भी जो वेमेन है वो अपने फादर के प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकती थी। जैसे कि अगर हम लोग पंजाब में रहने वाले वेमेन का एग्जाम्पल ले, सो पंजाब में जो वेमेन रहती थी, इंक्लूडिंग द
विडोज यानी कि जो विधवा वुमेन रहती थी वे लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करती थी इन द रूरल लैंड मार्केट। साथ ही साथ उनके पास जो प्रॉपर्टी होता था, जिस प्रॉपर्टी को उन्होंने इनहेरिट किया है, सो उस प्रॉपर्टी को वो बेच भी सकती थी। सो इससे हमें पता चलता है कि वुमेन के पास प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने का राइट होता था। साथ ही साथ हिंदू एंड मुस्लिम दोनों ही रिलीजन की जो वुमेन होती थी वे लोग जमींदारी को भी इनहेरिट कर सकती थी, अपने लैंड को वो लोग बेच भी सकती थी और साथ ही साथ मॉर्टेज यानी कि अपने लैंड को वो गिरवी भी रख सकती थी। एंड 18th सेंचुरी में बंगाल में हमें एग्जांपल मिला है ऑफ वुमेन जमींदार, यानी कि वुमेन भी जमींदार के रोल को प्ले करती थी। सो 18th सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान बंगाल में हमें कुछ वुमेन जमींदार का भी एग्जांपल देखने को मिलता है। सो इससे हमें वुमेन के कुछ इंपॉर्टेंट राइट्स के बारे में भी पता चलता है। सो विद दिस हमारा थर्ड टॉपिक कंप्लीट होता है, जिसमें हम लोगों ने वुमेन के कई सारे कंडीशन के बारे में एंड कई सारे रोल के बारे में डिस्कस किया। सो ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इस पूरे ही टॉपिक को मैंने बहुत सारे सब टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया है। सो इसके थ्रू आप इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ भी सकते हो और समझ भी सकते हो। एंड अगर आपको ये सारे एनसीईआरटी नोट्स चाहिए देन प्लीज ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टेलीग्राम चैनल में आपको ये सारे ही एनसीईआरटी नोट्स मिल जाएंगे। सो नाउ अब हम लोग इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, जिस टॉपिक का नाम है फॉरेस्ट एंड ट्राइब। सो इस टॉपिक में हम लोग हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में उस टाइम पीरियड के दौरान जो फॉरेस्ट एरिया था, जो फॉरेस्ट लैंड था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड उन सारे फॉरेस्ट में रहने वाले जो ट्राइबल पीपल थे उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो टॉपिक नंबर 4 का जो पहला सब टॉपिक है वो है बियॉन्ड सेटल विलेजेस। सो इस टॉपिक में हम लोग सेटल विलेजेस के अलावा हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो फॉरेस्ट का एरिया था सो उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो हमारे इंडिया का जो नॉर्थर्न एंड जो नॉर्थ वेस्टर्न हिस्सा था, जो पार्ट था, सो उसमें हमें जनरली इंटेंसिवली कल्टिवेटेड प्रोविंसेस देखने को मिलते हैं। यानी कि इन सारे एरियाज में हमें ऐसे प्रोविंसेस, ऐसे टेरिटरीज देखने को मिलते हैं जिन सारी टेरिटरीज में बहुत ही ज्यादा कल्टिवेशन होता था। सो इतने सारे कल्टिवेटेड लैंड के अलावा हमें हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कई सारे फॉरेस्ट एरियाज भी देखने को मिलते हैं, फॉरेस्ट लैंड भी देखने को मिलते हैं। सो जनरली हमें हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कई सारे डेंस फॉरेस्ट भी देखने को मिलते हैं, जिसको जंगल कहा जाता है, यानी कि ऐसे फॉरेस्ट जहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े ट्रीज ग्रो करते हैं। एंड साथ ही साथ हमें स्क्रब लैंड भी देखने को मिलता है। स्क्रब लैंड जनरली ऐसे लैंड को कहा जाता है जहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो करते हैं, स्क्रब्स ग्रो करते हैं, ना कि बड़े बड़े ट्रीज। सो स्क्रब लैंड भी एक कल्टिवेटेड लैंड नहीं होता है, एग्रीकल्चरल लैंड नहीं होता है। सो स्क्रब लैंड को भी हम लोग फॉरेस्ट में ही इंक्लूड कर सकते हैं। सो जनरली ये सारे जो फॉरेस्ट लैंड होते थे ये हमें हमारे ईस्टर्न इंडिया में देखने को मिलते थे, सेंट्रल इंडिया में, नॉर्थर्न इंडिया में, झारखंड के इलाके में खासकर हमें बहुत सारे फॉरेस्ट एरियाज देखने को मिलते थे। इसके अलावा अगर हम लोग पेनिनसुलर इंडिया की भी बात करें, यानी कि वेस्टर्न घाट्स की तरफ भी अगर हम लोग देखें सो उन सारे एरियाज में भी कई सारे फॉरेस्ट हुआ करते थे। एंड साथ ही साथ डेक्कन प्लेटू में भी बहुत सारे फॉरेस्ट एरियाज ऑफ लैंड हुआ करते थे। सो 16 एंड 17 सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान, यानी कि मेडाइवल इंडिया में कई सारे कल्टिवेटेड लैंड्स भी हुआ करते थे, साथ ही साथ कई सारे फॉरेस्ट लैंड भी हुआ करते थे। सो उस टाइम पीरियड के कुछ कॉन्टेम्पोररी सोर्सेज के अकॉर्डिंग ये एस्टिमेट किया गया, ये अनुमान लगाया गया कि ऑन एन एवरेज लगभग 40% जो लैंड था वो फॉरेस्ट लैंड से ही कवर्ड था, फॉरेस्ट से ही कवर्ड था, जंगलों से ही कवर्ड था। सो इसी से ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उस टाइम पीरियड के दौरान इंडिया के कई सारे हिस्सों में काफ़ी सारे फॉरेस्ट लैंड हुआ करते थे। सो इसी वजह से अगर हम लोग उस सोसाइटी के बारे में डिस्कस कर ही रहे हैं सो सेटल विलेजेस के साथ साथ हमें उस टाइम पीरियड के फॉरेस्ट के बारे में भी डिस्कस करना चाहिए ना। नेक्स्ट हमें फॉरेस्ट ड्वेलर्स के बारे में बता रखा है, यानी कि फॉरेस्ट में रहने वाले जो लोग होते थे सो उनके बारे में बता रखा है। सो जनरली फॉरेस्ट ड्वेलर्स के लिए, यानी कि फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों के लिए जंगली टर्म का इस्तेमाल किया जाता था इन कॉन्टेम्पोररी टेक्स्ट, यानी कि उस टाइम पीरियड के दौरान जो भी टेक्स्ट लिखे गए थे, जो भी लिटरेचर्स लिखे गए थे, सो उसमें हमें यह देखने को मिलता है कि जंगल में जो भी व्यक्ति रहा करते थे सो उनको डिस्क्राइब करने के लिए जंगली टर्म का इस्तेमाल किया जाता था। सो जंगली टर्म का मतलब एब्सेंस ऑफ सिविलाइजेशन नहीं होता है। सो आज के टाइम पीरियड में जनरली हम लोग जंगली टर्म का इस्तेमाल ऐसे व्यक्ति को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अनसिविलाइज्ड होता है। सो जंगली टर्म का मतलब उस टाइम पीरियड में अनसिविलाइज नहीं था, असभ्य नहीं था, बल्कि जंगली टर्म ऐसे लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था जो कि अपने लाइवलीहुड को अरेंज करता था फ्रॉम द गैदरिंग ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, यानी कि फॉरेस्ट में जो भी प्रोड्यूस वगैरह है, जैसे कि फ्रूट्स वगैरह है, सो उसको जो गैदर करके अपने लाइवलीहुड को ऑब्टेन करते थे। या फिर ऐसे लोग जो कि जंगलों में हंटिंग करते थे, जंगलों में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते थे। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर यानी कि कोई भी जो व्यक्ति होता है वो एक ही पर्टिकुलर प्लेस में हर साल कल्टीवेशन नहीं करता है, बल्कि अलग अलग लैंड में जाके, अलग अलग प्लेस में जाके कल्टीवेशन करता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करता है। सो उसी को शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहा जाता है। सो जंगली टर्म ऐसे लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता था जो कि फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट का जो प्रोड्यूस होता है उसको गैदर करता है, फॉरेस्ट में हंटिंग करता है और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करता है अपने लाइवलीहुड के लिए। सो ऐसे फॉरेस्ट ड्वेलर्स के लिए ही जंगली टर्म का इस्तेमाल किया जाता था।
सो फॉरेस्ट ड्वेलर्स ये सारी जो एक्टिविटीज को परफॉर्म करते थे, सो ये लार्जली सीजन स्पेसिफिक होता था, यानी कि ये सीजन के ऊपर बेस्ड होता था। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बील्स ट्राइब की बात करें, सो जनरली वे लोग स्प्रिंग के सीजन में फॉरेस्ट के प्रोड्यूस को कलेक्ट करते थे, समर सीजन में वो लोग फिशिंग करते थे, मानसून के महीने में वो लोग कल्टीवेशन करते थे, एंड ऑटम एंड विंटर के सीजन में ये लोग एनिमल्स की हंटिंग किया करते थे। सो फॉरेस्ट ड्वेलर्स के लिए जो अलग अलग एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जाता था, सो ये सारी एक्टिविटीज वे लोग पूरे साल नहीं करते थे, बल्कि साल के अलग अलग सीजन में वे लोग अलग अलग एक्टिविटीज को परफॉर्म किया करते थे। एंड इन सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए वो लोग फॉरेस्ट में अलग अलग प्लेस में मूव करते रहते थे। सो वो लोग कभी भी एक प्लेस में सेटल नहीं रहते थे, बल्कि एक से दूसरे प्लेस में मूव करते रहते थे। सो इस वजह से भी उन्हें ट्राइबल पीपल भी कहा जाता है ना। नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि जो स्टेट है यानी कि जो गवर्नमेंट है, सो स्टेट के द्वारा जनरली फॉरेस्ट के एरिया को, फॉरेस्ट के लैंड को एक सबवर्सिव प्लेस माना जाता था, यानी कि एक ऐसा प्लेस माना जाता था जहाँ पे जो ट्रबल मेकर्स है, यानी कि ऐसे लोग जो कि टैक्स को पे नहीं करना चाहते हैं, या फिर ऐसे लोग जो कि गवर्नमेंट से भाग रहे हैं, सो वे लोग फॉरेस्ट में जाके रेफ्यूजी सीख कर सकते थे। यानी कि फॉरेस्ट एक बहुत ही सेफ प्लेस होता था जहाँ पे ट्रबल मेकर्स जाके छिप सकते थे, एंड वहाँ पे वो लोग बहुत ही ज्यादा रेबेलियस हो जाते थे, यानी कि स्टेट के अगेंस्ट वो लोग विद्रोह वगैरह करते थे। सो इनफैक्ट बाबर जो कि मुगल एम्पायर के फाउंडर थे इंडिया में, सो उनके द्वारा ये कहा गया कि जंगल एक बहुत ही अच्छा डिफेंस है, यानी कि जंगल में रह के कोई अपने आप को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट कर सकता है। सो बाबर के द्वारा ये कहा गया कि परगाना में रहने वाले जो लोग होते थे, सो परगाना को आप लोग आज के टाइम पीरियड के डिस्ट्रिक्ट के साथ कंपेयर कर सकते हैं। सो परगाना में रहने वाले जो लोग होते थे, वे लोग जंगल में जाके ही छिप जाते थे, एंड जंगल में जाकर वो लोग बहुत ही ज्यादा रेबेलियस बन जाते थे, वो लोग बहुत ही ज्यादा वायलेंट बन जाते थे, जिद्दी बन जाते थे, एंड अथॉरिटी के अगेंस्ट वो लोग रिवॉल्ट करते थे, एंड वो लोग टैक्सेस को भी पे नहीं करते थे। सो जैसे कि हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में भी डिस्कस किया था कि कई बार स्टेट बहुत ही ज्यादा हाई टैक्स पीजेंट्स के ऊपर इम्पोज कर देता था। सो हाई टैक्स से बचने के लिए ही पीजेंट्स जंगल में जाके छिप जाते थे। सो जंगल या फिर फॉरेस्ट एक बहुत ही अच्छा डिफेंस होता था अकॉर्डिंग टू बाबर। सो विद दिस टॉपिक नंबर 4.1 कंप्लीट होता है ना। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 4.2 इन रोड्स इनटू फॉरेस्ट। सो इस टॉपिक में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कई सारे ऐसे एक्सटर्नल फोर्सेस होते थे जो कि फॉरेस्ट में एंटर करते थे अलग अलग तरीकों से। साथ ही साथ इस टॉपिक में हम लोग कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो कि फॉरेस्ट में रहने वाले फॉरेस्ट ड्वेलर्स के लाइफ को बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करता था। सो एज आई सेड कि कई सारे एक्सटर्नल फोर्सेस फॉरेस्ट में एंटर करते थे अलग अलग तरीकों से, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुगल स्टेट। सो मुगल जो स्टेट होता था वो फॉरेस्ट में एंटर करता था, फॉरेस्ट ड्वेलर्स के लाइफ में इंटरफेयर करता था। सो मुगल स्टेट को जनरली एलिफेंट्स की जरूरत पड़ती थी आर्मी के लिए। सो एलिफेंट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है आर्मी में। सो जब भी मुगल स्टेट को एलिफेंट्स का जरूरत पड़ता था अपने आर्मी के लिए, देन वो फॉरेस्ट में एंटर करते थे, क्योंकि जनरली फॉरेस्ट में ही एलिफेंट्स मिलता है। साथ ही साथ हमें यह भी देखने को मिला है कि मुगल स्टेट के द्वारा फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों के ऊपर भी एक पेशकश को इम्पोज किया जाता था, यानी कि एक ट्रिब्यूट को, एक पेमेंट को इम्पोज किया जाता था। सो फॉरेस्ट पीपल जब अपने राजा को, स्टेट को पेमेंट प्रोवाइड किया करते थे, सो उस दौरान वे लोग कुछ एलिफेंट्स को भी सप्लाई किया करते थे। सो इस तरीके से जो मुगल स्टेट था वो फॉरेस्ट में एंटर करता था, फॉरेस्ट ड्वेलर्स के लाइफ में एंटर करता था ना। नेक्स्ट हमें यह बता रखा है कि मुगल पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग मुगल रूलर के द्वारा जो हंटिंग किया जाता था, जो शिकार किया जाता था, सो वो कहीं ना कहीं सिंबलाइज करता है कि जो मुगल एम्पायर होते थे वे लोग बहुत ही ज्यादा कंसर्न थे, वे लोग बहुत ही ज्यादा ध्यान रखते थे कि उनके जितने भी सब्जेक्ट है, चाहे वो रिच हो या फिर पोर हो, सो हर एक सब्जेक्ट को जस्टिस मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, क्या उनके साथ कोई अन्याय तो नहीं हो रहा है। सो मुगल एम्पायर इन सारी चीजों को इंश्योर किया करते थे। सो हंटिंग इसी बात को सिंबलाइज करता है। सो इस लाइन को अच्छी तरीके से समझने के लिए हम लोग सबसे पहले सेकेंड लाइन को समझते हैं। सो मुगल रूलर्स के द्वारा जब भी रेगुलर हंटिंग एक्सपेडिशन किया जाता था, यानी कि जब भी मुगल रूलर शिकार के लिए जाते थे, कैंपेन करते थे, सो ये जो उनका एक्सपेडिशन होता था ये एक दो दिनों के लिए नहीं होता था, बल्कि कई सारे हफ्तों के लिए भी होता था। सो उस दौरान जो एम्पायर होते थे वो अपने एम्पायर के अलग अलग टेरिटरीज में जाते थे, दूर दूर के टेरिटरीज में जाते थे, टेरिटरीज के अलग अलग जंगलों में जाते थे। सो फॉरेस्ट में जाकर, फॉरेस्ट में रहने वाले जो लोग होते थे, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते थे, सो उनसे पर्सनली जो एम्पायर होते थे वो लोग बात करते थे, उनकी ग्रीवेंसेस यानी कि उनका जो भी प्रॉब्लम होता था उन सारे प्रॉब्लम्स को सुनते थे एंड उनकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन प्रोवाइड करते थे। सो इस तरीके से मुगल एम्पायर का जो हंटिंग एक्सपेडिशन होता था, सो वो सिंबलाइज करता है कि मुगल एम्पायर अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर कितना ज्यादा ध्यान रखते थे, क्योंकि हंटिंग एक्सपेडिशन के दौरान वो लोग जंगल में रहने वाले लोगों के साथ बातचीत करते थे, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते थे। साथ ही साथ हंटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था जो कि कोर्ट आर्टिशन के द्वारा फ्रीक्वेंटली पेंट किया जाता था। सो मुगल एम्पायर में जो कोर्ट आर्टिशंस होते थे, जो पेंटर्स होते थे, सो राजा जो हंटिंग करता है, सो उस सीन को वो लोग पेंट किया करते थे। सो हंटिंग जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता था पेंटर्स के लिए भी, पेंटिंग करने के लिए। सो विद दिस हम लोगों ने मुगल स्टेट के बारे में जाना एंड मुगल स्टेट किस तरीके से फॉरेस्ट में एंटर करती थी, फॉरेस्ट ड्वेलर्स के लाइफ को अफेक्ट करती थी, सो इसके बारे में जाना। सो ये कहीं ना कहीं कुछ पॉलिटिकल फैक्टर था जो कि फॉरेस्ट ड्वेलर्स के लाइफ को अफेक्ट करता था ना। नेक्स्ट हमें एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज के बारे में बता रखा है। सो फॉरेस्ट ड्वेलर
डवेलपर्स कई सारी कम्युनिटीज को एक्सचेंज भी करते थे। सो उसके बारे में ही हमें इस टॉपिक में बता रखा है। सो जब कमर्शियल एग्रीकल्चर का स्प्रेड हुआ, कमर्शियल एग्रीकल्चर यानी कि जब भी कोई व्यक्ति एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करता है, ना सिर्फ अपने कंजप्शन के लिए बल्कि उसको सेल करने के लिए, उसका ट्रेड करने के लिए और प्रॉफिट कमाने के लिए, सो उसी को कमर्शियल एग्रीकल्चर कहा जाता है। सो कमर्शियल एग्रीकल्चर का जो स्प्रेड था, जो ग्रोथ था, वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल फैक्टर था जो कि फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों की लाइफ को अफेक्ट करता था। सो ये कहीं ना कहीं कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स है जो कि फॉरेस्ट ड्वेलर्स के लाइफ को अफेक्ट करता था। सो कई सारे फॉरेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि हनी यानी कि मधु, इसके अलावा बीज वैक्स यानी कि जो मोम होता है उसको बीज वैक्स कहा जाता है, इसके अलावा गम लैक एंड एलिफेंट्स। सो इन सारे फॉरेस्ट प्रोडक्ट का बहुत ही ज्यादा डिमांड होता था। सो कुछ फॉरेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि गम लैक, सो ये एक बहुत ही मेजर आइटम होता था जिसका ओवरसीज एक्सपोर्ट किया जाता था फ्रॉम इंडिया इन द 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान इन सारे फॉरेस्ट प्रोडक्ट को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया जाता था। सो ट्रेड इन्वॉल्व एन एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज थ्रू बार्टर सिस्टम एज वेल। सो जो ट्रेड होता था, जो कमोडिटीज का एक्सचेंज होता था, सो इसके लिए बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था। बार्टर सिस्टम यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें गुड्स के बदले में उसी के वैल्यू का दूसरा गुड्स एक्सचेंज किया जाता है। एंड अगर हम लोग कुछ ट्राइब्स का एग्जांपल्स भी ले, जैसे कि फॉर एग्जांपल पंजाब में रहने वाले जो लोहानीज ट्राइब्स के लोग थे, वे लोग ओवरलैंड ट्रेड में इंगेज थे विद कंट्रीज लाइक अफगानिस्तान। सो इंडिया के अलावा वो लोग दूसरे कंट्रीज में जाके ट्रेड करते थे। सो लोहानीज ट्राइब के लोग ना सिर्फ इंडिया में, ना सिर्फ पंजाब के रीजन में ट्रेड किया करते थे, बल्कि दूसरे कंट्रीज जैसे कि अफगानिस्तान में भी ट्रेड किया करते थे। सो ये कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स थे जो कि फॉरेस्ट ड्वेलर्स के लाइफ को अफेक्ट करते थे। साथ ही साथ हमने उन सारे कम्युनिटीज के बारे में भी डिस्कस किया जो कि फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्सचेंज किया करते थे। नेक्स्ट हमें सोशल चेंजेस के बारे में बता रखा है। सो इस टॉपिक में हम लोग कुछ सोशल फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि फॉरेस्ट ड्वेलर्स के लाइफ को अफेक्ट करता था। सो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स के साथ साथ कुछ ऐसे सोशल फैक्टर्स भी थे जो कि फॉरेस्ट में रहने वाले जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे उनकी लाइफ को अफेक्ट करता था, उनके लाइफ को चेंज करता था। सो जिस तरीके से विलेज कम्युनिटी में एक हेडमैन होते थे, सिमिलरली उसी तरीके से ट्राइब में भी एक चीफ्टेन होते थे, एक लीडर होते थे, एक सरदार होते थे। सो कई सारे ऐसे चीफ्टेन्स थे जिन्होंने अपने पोजीशन को बहुत ही ज्यादा मजबूत बनाया। एंड अपने पोजीशन को मजबूत बनाने के साथ साथ कई सारे ऐसे चीफ्टेन थे जो कि जमींदार की पोजीशन में आ गए थे। एंड इवन कई सारे चीफ्टेन किंग्स भी बन गए थे, राजा भी बन गए थे अपने जंगलों में, अपने फॉरेस्ट के एरियाज में। सो जैसे कि जब भी कोई भी व्यक्ति राजा बनता है, देन उसको अपना खुद का आर्मी चाहिए होता है अपने राज्य को, अपने किंगडम को मेंटेन करने के लिए। सो जो ट्राइबल किंग्स होते थे वे लोग जनरली अपने ही लिनेज ग्रुप यानी कि अपने ही वंश के जो लोग होते थे उन्हीं सारे लोगों को अपने आर्मी में रिक्रूट करते थे। उन सारे लोगों से डिमांड करते थे कि वे लोग अपना मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड करे, वे लोग आर्मी में रिक्रूट हो जाए। सो जनरली ट्राइबल किंग्स के जो आर्मी होते थे वो उन्हीं के लिनेज, उन्हीं के वंश के लोग होते थे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग सिंध रीजन में रहने वाले ट्राइब्स की बात करें, सो उनके पास आर्मी होता था। एंड उस आर्मी में लगभग 60,000 कैवलरी मैन होते थे यानी कि घुड़सवार होते थे। एंड 70,000 इन्फेंट्री होते थे यानी कि पैदल सैनिक होते थे। सो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो ट्राइबल किंग्स होते थे उन्होंने अपना अच्छा खासा आर्मी को मेंटेन करके रखा था। एंड अगर हम लोग आसाम में अहोम किंग्स की बात करें, सो वे लोग जनरली अपने पास पेक्स रखा करते थे। सो पेक्स बेसिकली ऐसे लोगों को कहा जाता है जिनको राजा के द्वारा कुछ लैंड दिया जाता था। एंड उस लैंड के एक्सचेंज में उन सारे लोगों को अपना मिलिट्री सर्विस देना पड़ता था। सो आसाम में जो अहोम किंग्स थे, सो वो लोग जनरली ऐसे ही लोगों को अपने आर्मी में रिक्रूट किया करते थे। साथ ही साथ अहोम किंग्स ने वाइल्ड एनिमल्स का जो कैप्चर होता था उसके ऊपर अपना मोनोपोली लगा दिया था। यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो अहम किंग्स है वही वाइल्ड एलिफेंट्स को कैप्चर कर सकता है। वाइल्ड एलिफेंट्स के ऊपर उन्होंने अपना मोनोपोली लगा दिया था, यानी कि उन्होंने अपना अथॉरिटी लगा दिया था। सो ये हमने कुछ सोशल चेंजेस या फिर सोशल फैक्टर्स के बारे में डिस्कस किया। ना नेक्स्ट हमें बता रखा है अबाउट द ट्रांजिशन फ्रॉम अ ट्राइबल टू मोनार्कियल सिस्टम। सो इन सारे ही पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स की वजह से, सोशल चेंजेस की वजह से फॉरेस्ट में रहने वाले ट्राइबल पीपल का एक जो ट्राइबल लाइफ था, सो वो धीरे धीरे एक मोनार्कियल सिस्टम में ट्रांसफॉर्म हो रहा था, चेंज हो रहा था। सो नेक्स्ट हमें उसी के बारे में बता रखा है। सो ये जो एक ट्रांजिशन था, ये जो एक चेंज था फ्रॉम द ट्राइबल टू मोनार्कियल सिस्टम, सो ये इंडिया में बहुत पहले ही स्टार्ट हो गया था। सो आईने अकबरी, जो कि अकबर के टाइम पीरियड के दौरान लिखा गया था, सो आईने अकबरी में ही हमें देखने को मिलता है कि नॉर्थ ईस्टर्न इलाके में कई सारे ट्राइबल किंगडम्स हुआ करते थे, कई सारे ट्राइबल किंगडम्स का प्रेजेंस हुआ करता था। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोच किंग्स। सो कोच ट्राइब के जो किंग थे वो 16 एंड 17 सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान अपने आसपास में जितने भी नेबरिंग ट्राइब्स थे, सो उनके साथ वार करते हैं, उनके साथ लड़ाई करते हैं और उन सारे नेबरिंग ट्राइब्स को सब्जुकेट कर देते हैं, यानी कि उन सारे ट्राइब्स को डिफीट कर देते हैं और अपने किंगडम को स्टेबलाइज करते हैं। ना नेक्स्ट हमें कुछ न्यू कल्चर के बारे में बता रखा है। सो कुछ न्यू कल्चर का भी इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है इन द फॉरेस्टेड जोन। सो फॉरेस्ट में रहने वाले जो फॉरेस्ट पीपल थे, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, सो उनके ऊपर हमें कुछ न्यू कल्चर का भी प्रभाव देखने को मिलता है। सो जनरली
हिस्टोरियंस के द्वारा ये कहा जाता है कि जब इंडिया में सूफी सेंट आए थे सो उन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन द स्लो एक्सेप्टेंस ऑफ इस्लाम अमॉन्ग एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज। सो विलेजेस में रहने वाले जो एग्रीकल्चर कम्युनिटीज थे या फिर इनफैक्ट जो फॉरेस्ट में रहने वाले फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, सो वो लोग धीरे धीरे इस्लाम रिलीजन को अडॉप्ट कर रहे थे, इस्लाम रिलीजन को एक्सेप्ट कर रहे थे। सो इस प्रोसेस में सूफी सेंट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। सो विद दिस हमारा टॉपिक नंबर 4 कंप्लीट होता है, जिसमें हम लोगों ने फॉरेस्ट के बारे में एंड फॉरेस्ट में रहने वाले अलग अलग ट्राइब्स के बारे में डिस्कस किया, फॉरेस्ट ड्वेलर्स के बारे में डिस्कस किया एंड किस तरीके से जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड जो सोशल फैक्टर्स थे वो फॉरेस्ट ड्वेलर्स के लाइफ को इफेक्ट करते थे। सो इसके बारे में भी हम लोगों ने टॉपिक नंबर 4 में डिस्कस किया। सो आई होप कि आपको टॉपिक नंबर 3 एंड 4 दोनों ही टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको आज का ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा देन प्लीज लाइक माई वीडियो एंड प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट दैट शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट। सो विद दिस आज के इस वीडियो का एंड करते हैं। सो नाउ सी ऑल्सो इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड विद माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।